गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज एनसीईआरटी साइंस बायोलॉजी एमसीक्यू क्लास 3 उत्तर देखने जा रहे हैं। कल क्लास 2 तक आपका वीडियो अपलोड कर दिया गया है, तो आप उसको देखिए, प्लेलिस्ट इसका बना हुआ है। चलिए क्लास 3 का आज उत्तर देखते हैं। ये एनसीईआरटी साइंस काफ़ी महत्वपूर्ण होता है एग्जाम के दृष्टिकोण से, और 71 बीपीएससी के लिए तो है ही। तो चलिए देखते हैं क्लास 3 उत्तर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 1, उत्तक कोशिकाओं का समूह है जो कि उपरोक्त सभी गुणों में समान है। चलिए व्याख्या देखते हैं। उत्तक कोशिकाओं का ऐसा समूह है जिनकी मूलभूत संरचना, उत्पत्ति एवं कार्य समान होते हैं। उत्तक का अध्ययन उत्तक विज्ञान औतिकी कहलाता है। रक्त, फ्लोएम तथा पीसी उत्तक के उदाहरण है। पहला का डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, विभ ज्योतक के संदर्भ में निम्न में से असत्य कथन कौन सा है? तो आपका दूसरा का ए असत्य, बाकी दूसरा, पहला और तीसरा सही है। इनकी कोशिका भित्ति पतली एवं लचीली होती है। इनमें कोशिकाओं के मध्य अवकाश नहीं पाया जाता। क्वेश्चन नंबर 3, विभ ज्योतक उत्तक के प्रकारों का उनके कार्यों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमिलित नहीं है? तो तीसरा का डी सही सुमिलित नहीं है, बाकी ए बी सी तीनों सही सुमिलित है। उत्तम उत्तक का प्रकार, कार्य, शीर्षस्थ विभज्योतक तने की लंबाई बढ़ाना, पार्श्व विभज्योतक तने की मोटाई बढ़ाना, अंतपृष्ठ विभज्योतक तने की लंबाई बढ़ाना। व्याख्या देखते हैं। द्वितीय विभ ज्योतक उत्तक पादप के तने तथा जड़ के पार्श्व भाग में स्थित होते हैं, अतः ये पादप की लंबाई नहीं बढ़ाते बल्कि मोटाई बढ़ाते हैं। पादपों में जब आवश्यकता होती है तब परिपक्व प्राथमिक स्थायी उत्तकों की कोशिकाओं में पुनः विभाजन की क्षमता आ जाती है, जिन्हें द्वितीयक विभ ज्योतक उत्तक कहते हैं। उदाहरण, जड़ की कैम्बियम, तने की अंतरापूलीय कैम्बियम तथा कौर कैम्बियम आदि। ये उत्तक परिपक्व पादपों के तने एवं जड़ों के द्वितीयक वृद्धि हेतु उत्तरदायी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अस्थायी उत्तक विभ ज्योतक से किस प्रकार भिन्न है? इन सभी से। चौथा का डी, अंतराकोशिकीय अवकाश में, राजधानी रिक्तम में, कोशिका भित्ति में। स्थायी उत्तक विभ ज्योतक से किस प्रकार भिन्न है? अंतराकोशिकीय अवकाश में, राजधानी में, कोशिका भित्ति में। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न कथन ए व आर को पढ़िए और नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। पांचवा का ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। विभेदीकरण प्रक्रिया द्वारा विभ ज्योतक विद्युतक निर्मित करता है। यह कोशिकाओं के परिपक्वन की प्रक्रिया है जिसमें कोशिकाएं आकार में वृद्धि करती है। पांचवा का ए आंसर होगा। चलिए व्याख्या देते हैं। विभेदीकरण प्रक्रिया द्वारा विभ ज्योतक अस्थायी उत्तक जैसे मृदुतक निर्मित करता है। विभेदीकरण कोशिकाओं के परिपक्वन की प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत कोशिकाएं आकार में वृद्धि करती है। इस प्रक्रिया द्वारा विभाजनशील विभ ज्योतिकी कोशिकाओं अपने विभाजन क्षमता खोकर एवं विशिष्ट कार्य के संपादन हेतु विशिष्ट आकृतियां और आकार वाली कोशिकाओं में स्थायी रूप से रूपांतरित हो जाती है, जिन्हें स्थायी उत्तक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मृदुत्तक के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। छठा का आपका बी आंसर हो जाएगा। 1 और 2 सही है, तीसरा गलत है। यह भोजन एवं जल का संचय करता है। यह जीवित एवं सरलतम उत्तक है जो विभ ज्योतकों में विभेदीकरण का परिणाम है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न युग्मों में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है? तो आपका 7वां का ये सही सुमिलित नहीं है, बाकी बी सी डी सही है। कोलेनकाइमा सेलुलोज, प्रेनकाइमा क्लोरेनकाइमा, छाल सुबेरी। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। दृढ़ोत्तक मोटी भित्ति वाली कोशिकाओं से निर्मित होता है। इन कोशिकाओं की भित्ति पर लिग्निन का अभाव जमा होता है, अतः इसमें पैक्टिन अनुपस्थित होता है। इनकी कोशिकाओं के बीच अंतराकोशिकीय स्थान नहीं पाया जाता। यह उत्तक पादपों को सुरक्षा एवं आंतरिक शक्ति प्रदान करता है।
जबकि स्थूल कोण ऊतक के कोनों की कोशिकाओं पर पैक्टिन तथा सेलुलोज का अत्यधिक मात्रा में जमा होता है। इसकी कोशिकाएं पैक्टिन के कारण जल अवशोषण की क्षमता प्रदर्शित करती है। क्वेश्चन नंबर 8, स्क्लेरेकाइमा या दृढ़ ऊतक के संदर्भ में निम्न में से असत्य कथनों का चयन करें। 8वां का बी हो जाएगा, मतलब पहला सही नहीं है, दूसरा तीसरा सही है। यह पादपों को यांत्रिक सहारा एवं सुरक्षा प्रदान करता है। यह समान बंडल शिराओं या फलों तथा बीजों के छिलकों में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, पादपों में श्वसन की प्रक्रिया में निम्न में से कौन सहायक होते हैं? तो 9वां का डी, स्टोमेटा। पादपों में श्वसन की प्रक्रिया में निम्न में से कौन सहायक होते हैं? तो स्टोमेटा। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से असंगत युग्मों का चयन करें। तो 10वां का डी, ये गलत है, बाकी ए बी सी सही है। कोशिका के प्रकार, लक्षण, मीसोफिल पत्तियों में उपस्थित हरित लवक युक्त मृदुतक की भरण ऊतक है। कैम्बियम, जाइलम तथा फोलियम के मध्य उपस्थित द्वितीयक विभोजोतक है। क्यूटिकल पर्म की बाह्य त्वचा पर उपस्थित मोम का स्तर है। द्वार कोशिका के बारे में चलिए देखते हैं। पत्तियों में उपस्थित रंध्र 2 अर्धचंद्राकार या वृक्काकार कोशिकाओं से घिरे रहते हैं, जिन्हें द्वार कोशिकाएं कहते हैं। कोशिकाएं जीवित तथा हरित लवक युक्त होती हैं। इनकी अंतर्भित्ति मोटी होती है। द्वार कोशिका रंध्रों के खुलने व बंद होने का कार्य करती है। रंध्र वाष्पोत्सर्जन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और वो वायुमंडल एवं पादपों के मध्य गैसों का आदान प्रदान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, फ्लोएम के लिए दिए गए कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? तब 12 का ए असत्य, मतलब दूसरा तीसरा गलत है, पहला चौथा सही है। यह जटिल संवहनी ऊतक है। इसमें केंद्रक विहीन चलानी नलिकाएं दोनों दिशाओं में परिवहन करती है। व्याख्या देखते हैं फ्लोएम के दिए गए असत्य, क्योंकि फ्लोएम या पोषबाह्य यांत्रिक ऊतक नहीं है, यह एक जटिल संवहनी ऊतक है। यह केंद्रक विहीन चालनी नलिकाओं, सह कोशिकाओं, फ्लोएम मृदुतक एवं दृढ़ोतक की फ्लोएम रेशों से मिलकर बना होता है। यह पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन को घुलित अवस्था में पादप के प्रत्येक भाग तक पहुंचाता है। अंततः इन्हें भोजन संवाहक कहते हैं, जो सुक्रोज के रूप में भोजन का परिवहन दोनों दिशाओं में करता है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमिलित है? तो आपका 13 का बी सही है, बाकी ए सी डी गलत है। पोषबाह्य रेशे, जूट के रेशे, इनके लक्षण है। पोषबाह्य रेशे कोशिकाएं जो जूट के रेशे। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। जूट एक फ्लोएम है। जूट एक फ्लोएम है या पोषबाह्य रेशा है। चालनी नलिका पोषबाह्य में उपस्थित होता है। इसमें भोज्य पदार्थों को घुलित अवस्था में स्थानांतरण होता है, न कि भोज्य पदार्थ का संग्रह होता है। बहिका दारू जाइलम, बाहिका मतलब विसेल, दारू मतलब जाइलम ऊतक में उपस्थित होते हैं। ये निर्जीव अर्थात केंद्र विहीन और स्थूलित भित्ति वाली होती है। ये जल व खनिज लवणों का संवहन करती है। जाइलम रेशे लंबे पतले सिरों पर नुकीले, निर्जीव व मोटी भित्ति वाले होते हैं। ये पादप को यांत्रिक सहारा एवं दृढ़ता प्रदान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, जटिल अस्थायी ऊतकों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो 11 का डी सही है। इसमें एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं एक ही कार्य करती है। दूसरा, जाइलम मृत जबकि फ्लोएम जीवित ऊतक होता है। तीसरा, ये जल का एक और एवं भोजन का दोनों ओर से परिवहन करते हैं। चलिए व्याख्या देते हैं। जटिल अस्थायी ऊतकों के संदर्भ में दिए गए सभी कथन सही है। जटिल अस्थायी ऊतक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, जो एक साथ मिलकर एक इकाई की तरह कार्य करते हैं। जाइलम प्रायः मृत कोशिकाओं का बना होता है, परंतु जाइलम मृदुतक अपवाद स्वरूप सजीव होता है। फ्लोएम जीवित कोशिकाओं का बना होता है, परंतु फ्लोएम तंतु अपवाद स्वरूप निर्जीव होता है। जटिल अस्थायी ऊतक जाइलम जल का एक तरफ से नीचे से ऊपर की ओर परिवहन करता है, जबकि फ्लोएम भोजन का ऊपर व नीचे की ओर परिवहन करता है। क्वेश्चन नंबर 14,
निम्नलिखित सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। 14 का आपका सी हो जाएगा। पादप उद्दक कार्य, तो क्लेन कायमा का पर्णविरित का निर्माण करना, क्लेरेन कायमा का प्रकाश संश्लेषण करना, पेरेन कायमा पादप उद्दक का कार्य भोजन का संचय करना, स्क्लेरेन कायमा पादप उद्दक के कार्य पर्णवृत्त का निर्माण करना। क्वेश्चन नंबर 15 एपिथेलियम उत्तक के संदर्भ में सही कथनों का चयन किया। तो 15 का ए हो जाएगा, दूसरा सही है, ए 1 और 2 गलत है। यह त्वचा के निर्माण के साथ साथ अंगों के स्तर का निर्माण करता है। चलिए व्याख्या देखते हैं। एपिथेलियम उत्तक के संदर्भ में 2 सही है, क्योंकि ये उत्तक त्वचा के निर्माण के साथ साथ अंगों के स्तर का निर्माण करते हैं। कथन 1 का 3 सही नहीं है, क्योंकि एपिथेलियम या उपकला उत्तक भ्रूणीय परिवर्धन के दौरान सर्वप्रथम उत्पन्न होने वाला उत्तक है। ये भ्रूण के तीनों प्रकार की जन्म स्तरों बाह्य, मध्य और आंतरिक से उत्पन्न होने वाला एकमात्र उत्तक है। इस उत्तक में अंतरकोशिकीय अवकाश नगण्य होता है, परंतु कहीं कहीं पदार्थों के परिवहन हेतु सूक्ष्म छिद्रनुमा अवकाश पर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 छोटी आंत जहां भोजन का पाचन एवं अवशोषण होता है में कौन सा एपिथेलियम उत्तक पाया जाता है। तो 16 का सी स्तंभाकार। छोटी आंत जहां भोजन का पाचन एवं अवशोषण होता है में कौन सा एपिथेलियम उत्तक पाया जाता है। तो स्तंभाकार। क्वेश्चन नंबर 17 निम्न कथन ए और आर को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। 17 का बी ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। कथन है त्वचा का निर्माण स्तरित सल्की एपिथेलियम से होता है, कारण ये एपिथेलियम चपटी होने के कारण साथ बहुस्तरीय होता है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। त्वचा का निर्माण स्तरित सल्की एपिथेलियम से होता है। इस उत्तक की सबसे बाहरी परत की कोशिकाएं चपटी व सल्क के समान होती है, जबकि सबसे आंतरिक परत की कोशिकाएं घनाकार या स्तंभाकार होती है। इन दोनों स्तरों के मध्य चपटी बहुस्तरीय कोशिकाओं के अनेक स्तर पाए जाते हैं। यह अन्य पोषण आधारीय संयोजी उत्तक से ग्रहण करके सक्रिय विभाजन करते हैं। वो ऊपर की ओर निरंतर कोशिकाओं के नए स्तर का निर्माण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का आपका डी हो जाएगा। उपकला उत्तक स्थान कार्य, सल्की उपकला उत्तक के उदाहरण स्थान या कार्य। सल्की उपकला के वायु कुपिका में गैसों का विनिमय करना, स्तंभाकार उपकला के पंचित भोजन का अवशोषण करना, स्तंभाकार पश्चाभी उपकला का श्वास नलिका में कार्य करना, घनाकार उपकला का लार नलिका में कार्य करना। क्वेश्चन नंबर 19 शरीर की त्वचा में पाई जाने वाली तेल एवं सवेद मतलब पसीना ग्रंथियों का निर्माण निम्न में से किससे होता है। ग्रंथिल उपकला उत्तक से। क्वेश्चन नंबर 19 शरीर की त्वचा में पाई जाने वाली तेल एवं सवेद मतलब पसीना ग्रंथियों का निर्माण निम्न से किससे होता है। ग्रंथिल उपकला उत्तक से। क्वेश्चन नंबर 20 एपिथेलियम उत्तकों के संदर्भ में निम्न में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो 20 का सी ये गलत है, ए बी सही है। यह पूर्ण सुरक्षात्मक स्तर है जो भ्रूण के तीनों जनन स्तरों द्वारा निर्मित होता है। इनमें पुनरुद्धार भवन की क्षमता अधिक पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 21 निम्न में से संयोजी उत्तकों के उदाहरण कौन से है। तो 21 का बी 1 2 अस्थि, रुधिर, लसिका, एरियोलर उत्तक, उपास्थि और एंडीपोज उत्तक। निम्न में से संयोजी उत्तक के उदाहरण कौन से है। अस्थि, रुधिर, लसिका, एरियोलर उत्तक, उपास्थि, एंडीपोज उत्तक। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन आपका 22 से 29 तक नहीं करते हैं, काफी धुंधला है और क्वेश्चन पता भी नहीं चल रहा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 निम्न में से असंगत युग्म कौन सा है। तो 31 का सी एंडीपोज। बाकी एरियोलर उत्तक,
ऊतकों की मरम्मत करता है, लसिका पदार्थों का परिवहन करता है, अस्थि खनिज लवणों का संचय करता है। चलिए इसकी व्याख्या देता है। वसा का उपपचय यकृत में होता है। वसा का उपापचय यकृत में होता है। एडिपोज ऊतक में वसा का संग्रह होता है। एडिपोज ऊतक में वसा का संग्रह होता है। यह मानव की त्वचा के नीचे संग्रहित वसा होती है। इस ऊतक का प्रमुख कार्य खाद्य पदार्थ का संग्रहण, शरीर को अत्यधिक दबाव व धक्कों से बचाना, शरीर को आकृति प्रदान करना और ताप रोधक स्तर के रूप में कार्य करना। क्वेश्चन नंबर 31, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। 31 का ए, जंतु ऊतक कार्य और लक्षण। उपास्थि ऊतक के उदाहरण है कॉन्ड्रिन। एरियोलर ऊतक के उदाहरण है हिस्टामिन प्रोटीन। अस्टिक ऊतक के उदाहरण है हैवर्सियन नलिकाएं। एंडीपोज ऊतक के कारण व्हेल का बल्बर। चलिए व्याख्या देखते हैं। उपास्थिक के मैट्रिक्स को कॉन्ड्रिन कहते हैं। उपास्थिक के मैट्रिक्स को कॉन्ड्रिन कहते हैं। यह जो ठोस कुछ लचीला व पारदर्शी होता है। उपास्थित बनाने वाली कोशिका को कॉन्ड्रोब्लास्ट कहते हैं। एरियोलर आदर्श संयोजी ऊतक है। यह वो पूरे शरीर में सबसे अधिक फैला होता है। इसे हिस्टामिन प्रोटीन, हिपेरिन, सीरोटोनिन उपस्थित होता है। अस्थि की अस्थि मज्जा में 2 प्रकार की नलिकाएं पाई जाती है। पहली हैवर्सियन नलिका व दूसरी वोल्काम की नलिका। एडिपोज त्वचा के नीचे की संग्रहित वसा ऊतक होती है। उदाहरण व्हेल में बल्बर, मेरिनो भेड़ की पूंछ, पीत अस्थि मज्जा आदि। क्वेश्चन नंबर 32, सार्कोमियर का संबंध निम्न में से किससे होता है? सार्कोमियर का संबंध निम्न में से किससे होता है? तो पेशी से होता है। क्वेश्चन नंबर 33, पेशियों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य है? तो केवल 33 का डी, तीसरा गलत है, पहला दूसरा सही है। पेशियों में उत्तेजनशीलता, संकुचनशीलता, प्रत्यास्थता एवं चालकता का विशेष गुण पाया जाता है। पेशी में एक्टिन एवं माइसिन नामक 2 संकुचनशील एवं प्रत्यास्थ प्रोटीन के तंतु पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से शरीर में रेखित पेशियों के लिए कौन सा कथन असत्य है? तो इनमें से कोई नहीं, सभी सही हैं। रेखित पेशी को कंकालीय दैहिक पेशी भी कहते हैं। रेखित पेशियां हाथों, पैरों, गर्दन आदि क्षेत्रों में पाई जाती है। ऐच्छिक पेशियां जो गति एवं गमन में सहायक होती है, इनकी उत्पत्ति मेसिडोर्म्स होती है। चलिए व्याख्या देखते हैं। कथनों में सभी कथन सत्य। रेखित पेशी को कंकाली, दैहिक तथा ऐच्छिक पेशी भी कहते हैं। ये पेशियां ऐच्छिक गति एवं गमन में सहायक होती है। यह मुख्य रूप से कंकाली अस्थि से जुड़ी रहती है। इनकी उत्पत्ति मेसोडर्म से होती है। रेखित पेशियां हाथों, पैरों, गर्दन आदि क्षेत्रों में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 35, एक धावक लंबी मैराथन में दौड़ने के दौरान पैरों में क्रैम्प आने की शिकायत करता है। इसका कारण क्या हो सकता है? 35 का भी, मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल का अधिक जमा होना। क्वेश्चन नंबर 36, निम्न कथनों में से पेशियों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपका 36 का बी सही नहीं है। बाकी आपका 1 और 3 सही है, 2 गलत है। आंखों की पलकों में तर्क रूपी चिकनी पेशी पाई जाती है। कार्डियक हृदय पेशी संरचनात्मक रूप से रेखित किंतु कार्यात्मक रूप से आरेखित होती है। क्वेश्चन नंबर 37, जंतु शरीर में न्यूनतम पुनरुद्भवन की क्षमता वाला ऊतक कौन सा है? तंत्रिका ऊतक। 37 का सी, जंतु शरीर में न्यूनतम पुनरुद्भवन की क्षमता वाला ऊतक कौन सा है? तंत्रिका ऊतक। निम्न में से तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन के संबंध में असत्य कथनों की पहचान कीजिए। तो ये आपका 38 का ए, मतलब आपका 2 गलत है और 1 और 3 सही है। यह मुख्यतः मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु में पाई जाती है। भ्रूणीय एक्टोडर्म द्वारा निर्मित होती है। यह शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है एवं शरीर के सभी अंगों के जैविक कार्यों में समन्वय स्थापित करती है। क्वेश्चन नंबर 39, निम्न कथन ए व कारण आर को पढ़िए और नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। 39 का ए सही होगा, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। कथन है, तंत्रिकाएं शरीर के बाह्य वातावरण या आंतरिक स्थिति में परिवर्तन के कारण
जीव द्वारा प्रदर्शित की गई अनुक्रिया को नियंत्रित करती है। कारण ये चालक एवं उत्तेजनशील प्रवृत्ति की होती है तथा निर्देशों एवं सूचनाओं या संवेदनाओं को आवेगों के रूप में पूरे शरीर में संचारित करती है। क्वेश्चन नंबर 40, नीचे दी गई सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। 40 का बी, एक्सोन आवेग प्रेषक, डेंड्राइट आवेगग्राही, पेशी की हल्की पट्टियां एक्टिन, पेशी की गहरी पट्टियां मायोसिन। एक्सोन तंत्रिकाज कोशिका का लंबा बेलनाकार और मोटा प्रवर्ध होता है। इसका कार्य आवेगों का प्रेषण करना होता है। डेंड्राइट वृक्षकांत उद्दीपनों को कोशिकाएं की ओर ले जाते हैं हुए आवेगग्राही होते हैं। पेशी की हल्की पट्टियों को समदेशिक पट्टियां या एक पट्टी भी कहते हैं। ये एक्टिन प्रोटीन की बनी होती है। पेशी की गहरी पट्टियों को विषमदेशिक पट्टियां या ए पट्टी भी कहते हैं। ये मायोसिन प्रोटीन की बनी होती है। तो दोस्तों कुछ लेसन 4 कल करते हैं आनुवांशिकता। तो आप इस वीडियो को चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए कि अगर वीडियो में कुछ और सुधार की ज़रूरत है तो वो करेंगे। तो थैंक यू।